हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अदरा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो अदरा डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो भी हाल ही में 12 मई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें यह पेपर तो यह पेपर 25% IMAQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 90 मिनट का समय दिया गया था। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द ब्रेक पावर परसेंटेज अलाउबल फॉर CC रैक, यानी क्लोज सर्किट रैक के लिए जो अलाउबल ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत नॉर्मली जो हमारा जो BPC बनाए जाते हैं रैक के लिए, वो पहला हमारा end-to-end रैक होता है, सेकेंड हमारा प्रीमियम, थर्ड हमारा CC रैक्स। अभी नए जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो स्पेशल प्रीमियम के तौर पर लाया गया है। इसमें यहाँ पर CC रैक के लिए अलाउबल ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है। CC रैक को हम क्लोज सर्किट रैक के तौर पर फुल फॉर्म में जानते हैं। यहाँ पर इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होता है, जबकि इन रूट में यह मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इस CC रैक के लिए येलो कलर पेज पर BPC इशू किए जानी चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करें CC रैक के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है वह 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट इसके एग्जामिनेशंस के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे वैलिडिटी पूछा जाता है अगर क्लोज सर्किट रैक के केस में, तो नॉर्मली इसका जो वैलिडिटी होता है वो 30 + 5 डेज या 35 + 5 डेज इसका वैलिडिटी होता है। जबकि किलोमीटर की अगर बात करें बेसिस पर तो 6000 किलोमीटर से लेकर या 10,000 किलोमीटर तक या इसका किलोमीटर बेसिस पर वैलिडिटी होता है। रैक टू रैक इसका किलोमीटर वैलिडिटी वेरी करता है। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर इनके किलोमीटर्स की जो लिमिटेशन है वह चेंजेज होते रहते हैं, तो इसको आप रेगुलरली फॉलो करते रहें। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर नॉर्मली अगर कोई ट्रेन मैनेजर अगर क्लोज सर्किट रैक के केस में अगर बैक पेज पर किलोमीटर अगर मेंशन नहीं करता है तो यही जो 35 डेज या 30 डेज का जो वैलिडिटी पीरियड है वह रिड्यूस होकर केवल और केवल 20 डेज का इसका वैलिडिटी पीरियड रह जाता है। अब यहाँ पर हम सारे कुछ देख लिए हैं, तो यहाँ पर हम अलाउबल ब्रेक पावर परसेंटेज देखेंगे तो जो हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100% है और मिनिमम जो हम अलाउ कर सकते हैं इन रूट में इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, तो यह है 90%। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर A 90% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील बेस ऑफ कैसनव 22HS बोगी। कैसनव 22HS बोगी का यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया है। तो नॉर्मली जो हमारा कैसनव बोगी जो गुड्स स्टॉक में फ्रेट स्टॉक में हमारा बोगी के तौर पर लिए जाते हैं यूज में, इसमें अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जैसे WM, NLB, NLC, H22HS बोगी। ये जितने भी प्रकार के हमारे वेरिएंट्स जो होते हैं कैसनव बोगी का, इनका जो व्हील बेस होता है वह कैसनव के केस में हम यहाँ देखें अगर तो 2000 ± 5 mm का इनका व्हील बेस होता है। साथ ही साथ अगर बात करें अदर कोचेज का, जैसे हम LHB कोचेज की अगर बात करें तो LHB कोचेज का जो व्हील बेस होता है वो 2560 mm। वहीं ICF की अगर बात करें तो ICF केस में या 2896 mm होते हैं। वहीं अगर अभी रिसेंटली जो वंदे भारत के लाया गया है इनका जो अगर बात करें हम व्हील बेस का तो यह 2700 mm इसका व्हील बेस होता है। यहाँ पर केवल कैसनव 22HS के लिए पूछा गया था, तो 2000 mm यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड बिटवीन बोगी साइड फ्रेम एंड अंडर फ्रेम ऑफ वैगन फॉर ब्रेकिंग फोर्स
एडजस्टमेंट, यानी यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स एडजस्टमेंट के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं फील्ड स्टॉक के अंतर्गत जो लगा होता है बोगी साइड फ्रेम एवं अंडर फ्रेम के बीच, इसको हम APM डिवाइस के तौर पर जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। यह हमारा जो BMBS टाइप्स के जो हमारे वैगन्स होते हैं, जिनके दोनों ट्रॉली पर हमारा नॉर या स्कॉट्स के जो हमारे ब्रेक सिलेंडर होते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए हमारा APM डिवाइस लगा होता है। APM डिवाइस नॉर्मली जो हमारा इसके साथ 6 लीटर का एयर टैंक्स लगा होता है और यह हमारा सेंसिंग आर्म के बेसिस पर यह वर्क करता है। अगर सेंसिंग आर्म अगर 80 mm से बिलो अगर होता है तो यह लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करेगा और इस कंडीशन में हमारा जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजा जाएगा वह 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाएगा। अगर सेंसिंग आर्म का मूवमेंट हमारा एबव 80 mm होता है तो उस केस में यह एम्प्टी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा और इस कंडीशन में जो हमारा ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजे जाएंगे वह 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजे जाएंगे। इस प्रकार हमारा ब्रेकिंग फोर्स का एडजस्टमेंट किए जाते हैं और जो हमारा नॉर या स्कॉट्स का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह एज पर एम्प्टी और लोडेड के अनुसार ही उसका पिस्टन का मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। APM डिवाइस जो कि हमारा बोगी साइड फ्रेम एवं वैगन अंडर फ्रेम के बीच मौजूद होते हैं और यह ब्रेकिंग फोर्स एडजस्टमेंट के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फॉलोइंग टाइप ऑफ बियरिंग्स आर फिटेड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में किस प्रकार के बियरिंग फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें केस में अगर बात करें LHB में, तो LHB में सिंपली हमारा CTRB कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग्स का प्रयोग बियरिंग के तौर पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम ICF कोर्स में हमारा स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का, इसका प्रयोग जो BBZC ब्रेक बांस जो है हमारे कन्वेंशनल टाइप्स के, इनमें हमारा सिलेंड्रिकल टाइप्स के बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो हाउ मेनी वर्टिकल डैम्पर आर प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने नंबर्स में वर्टिकल डैम्पर्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि पहला हमारा जो वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं जिसे हम प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स के तौर पर जानते हैं, जिसका प्रत्येक बोगी में नंबर्स 4 की संख्या में होता है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स जो हमारा एयर स्प्रिंग के पास लगा होता है, इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। यो डैम्पर्स जिसका काम होता है रोलिंग मोशन जो कोचेस होती हैं इनको प्रिवेंट करने का काम होता है और यह नॉर्मली हमारा बोगी एवं वैगन अंडर फ्रेम के बीच कनेक्टेड होते हैं। इसका नंबर्स की अगर बात करें तो 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें लेटरल डैम्पर्स का, तो लेटरल डैम्पर्स 1 की संख्या में प्रत्येक बोगी में अवेलेबल होते हैं। इस प्रकार टोटल जो हमारा नंबर्स डैम्पर्स का निकल कर आ रहा है वह 0-9 की संख्या में हमारा प्रत्येक बोगी में मौजूद होते हैं। अगर आपसे प्रत्येक कोचेज में अगर पूछे जाते हैं तो 2 की संख्या में हमारा बोगी होती हैं, तो टोटल 18 की संख्या में प्रत्येक कोचेज में हमारा डैम्पर्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया था कि वर्टिकल डैम्पर्स, ध्यान रखिए केवल डैम्पर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, वर्टिकल डैम्पर्स के बारे में। तो वर्टिकल डैम्पर्स केवल और केवल प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं, यानी 2 प्रकार के हमारा वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं और इसका नंबर्स जो हमारा होंगे प्रत्येक बोगी में 6 की संख्या में और प्रत्येक कोचेज में हमारा 12 की संख्या में अवेलेबल होंगे। तो 12 की संख्या की अगर बात करें हम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हमारा 12 की संख्या में पर कोचेज में होंगे। इस प्रकार का कहीं भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ ICF कोच इज। मिनिमम परमिसिबल हाइट पूछा गया है बफर हाइट ICF कोचेज का, तो मैक्सिमम जो होता है यहाँ पर बफर हाइट वह 1105 mm और मिनिमम जो होता है वह 1030 mm यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
RDSO मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम फॉर कैसना बोगी इज। कैसना बोगी की एयर ब्रेक सिस्टम का RDSO मेंटेनेंस मैनुअल कौन सा होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर बात करें हम एयर ब्रेक सिस्टम के लिए पूछा गया फॉर कैसना बोगी का, तो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए जो हम फॉर फ्रेश स्टॉक के लिए जो हम यूज करते हैं RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स, वो हम G97 का हम प्रयोग करते हैं, जो एयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक या कैसना बोगी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे यह पूछा जाता कि इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड केवल कैसना बोगी का है, तो G95 हमारा कैसना बोगी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें G79 का, तो G79 का प्रयोग हमारा जो BTALN टाइप्स के जो हमारा वैगन्स होते हैं, जिसका अगर बात करें तो फुल फॉर्म होता है बोगी टैंक वैगन अमोनिया लिक्विफाइड विथ एयर ब्रेक्स होते हैं, जिनके इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस हमारा G97 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच वन वाल्व टू बी ऑपरेटेड फॉर ट्रेन ब्रेकिंग। ट्रेन ब्रेकिंग के लिए कौन से वाल्व्स को ऑपरेट किए जाने चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी हमारा ट्रेन ब्रेकिंग के लिए कोई अगर वाल्व की अगर बात करें तो सिंपली A9 वाल्व का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइम अलाउड फॉर CC रैक एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉक्सेन रैक विथ एडिक्वेट मैन पावर्स। पर्याप्त मैन पावर के साथ जो क्लोज सर्किट रैक एग्जामिनेशंस जो बक्से के टाइप्स के होंगे, इनके लिए जो टाइम अलाउड होगा वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर कोई बॉक्सेन वैगन का रैक है और वह उससे हमें क्लोज सर्किट रैक एग्जामिनेशंस के लिए टाइम अलाउ करना हो, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट मात्रा अमाउंट में हमारा मैन पावर अवेलेबल हो, तो उस केस में जो टाइम लगना चाहिए वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो CC रैक के केस में यहाँ पर बात करें हम, तो नॉर्मली जो मैन पावर होता है वो 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें अगर पर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास मैन पावर मौजूद हो, तो इस केस में हमें केवल और केवल 6 आवर्स में हमें रैक को एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रीमियम रैक में हमारा 4.5 आवर्स और एंड टू एंड रैक्स में 3 आवर्स अगर पर्याप्त मात्रा में मैन पावर अवेलेबल हो, तो एंड टू एंड रैक के केस में 3 आवर्स, प्रीमियम रैक्स में 4.5 आवर्स और CC रैक्स में 6 आवर्स तक का टाइम अलाउड किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ अ रैक इज स्टेबल्ड मोर देन फ्लोइंग आवर्स विथ वैलिड VPC एट नॉन TXR पॉइंट देन GDR चेक टू बी डन। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई रैक स्टेबल होता है कितने आवर्स से ज़्यादा वैलिड VPC के साथ नॉन TXR पॉइंट पर जब हमें GDR करने की रिक्वायरमेंट होता है, तो इस केस में हमारा मोर देन 24 आवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेटेस्ट JPO ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर्स फॉर फ्रेट ट्रेन मेंटेनेंस इन साउथ ईस्टर्न रेलवे वाज इशूड इन द ईयर। यानी लेटेस्ट जो जारी किया गया था JPO फॉर फ्रेट ट्रेन मेंटेनेंस के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, वो 2070 के अंतर्गत जारी किए गए थे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज के केस में जो लेंथ ओवर सेंटर बफर कपलर जो होता है, कपलर टू कपलर डिस्टेंस, वो कितना होता है। तो LHB कोचेज की अगर बात करें हम, तो लेंथ ओवर बॉडी 23,540 mm, लेंथ ओवर कपलर 24,000 mm। वहीं बात करें विड्थ ओवर बॉडी का, तो यह 3,240 mm इसका विड्थ ओवर बॉडी होता है LHB कोचेज के केस में। यहाँ पर लेंथ ओवर कपलर पूछा गया था, तो 24,000 mm इसका लेंथ ओवर कपलर हो जाएगा यहाँ पर LHB कोचेज के केस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इज। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो जब भी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं हम तो 5 kg BP पाइप का प्रेशर 0 तक लाया जाता है। इस केस में जो मैक्सिमम हमारा लिमिटिंग डिवाइस जो लगा होता है हमारा DB के अंतर्गत, वो हमारा ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम केवल और केवल 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ही अलाउ करता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर पिवट्स ऑफ LHV कोचेज। LHV कोचेज के 2 सेंटर पिवटों के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो यह 14,900 mm इनके दोनों सेंटर पिवट्स के बीच डिस्टेंसेज होते हैं LHV कोचेज के केस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ अवर हेड स्टॉक और बॉक्स एंड वैगन का लेंथ अवर हेड स्टॉक पूछा गया है। तो यहाँ इस प्रकार हमारा बॉक्स एंड वैगन होते हैं। बॉक्स एंड वैगन जो हम बॉडी टू बॉडी जो डिस्टेंसेज बोलते हैं उसे ही हम हेड स्टॉक के डिस्टेंस के तौर पर जानते हैं। यह डिस्टेंस जो होता है हमारा 9,784 mm इनका लेंथ अवर हेड स्टॉक होता है। वहीं यहाँ पर अगर बात करें हम लेंथ अवर कपलर की, अगर बात करें हम लेंथ अवर कपलर 10,713 mm इनका लेंथ अवर कपलर डिस्टेंस होता है बॉक्स एंड वैगन के केस में। चूंकि प्रश्न पूछा गया था लेंथ अवर हेड स्टॉक, तो 9,784 mm इसका लेंथ अवर हेड स्टॉक हो जाएगा बॉक्स एंड के वैगन के केस में। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रकार का कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ बॉय वैगन। जो अलग अलग प्रकार के वैगन्स होते हैं इनमें से बॉय वैगन के लिए जो मैक्सिमम एक्सल लोड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सल लोड जो होता है वह ग्रॉस वेट अपॉन नंबर ऑफ एक्सल यहाँ पर होते हैं। जब आप ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सल से डिवाइड करेंगे तो एक्सल लोड यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सल लोड बॉय वैगन की अगर बात करें तो 22.9 टन यहाँ पर होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बॉबियन वैगन। बॉबियन जिसे हम डिस्चार्ज वैगन के तौर पर जानते हैं, हम हॉपर वैगन के तौर पर। तो इस प्रकार के वैगन के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो होना चाहिए वह एम्प्टी एवं लोडेड दोनों कंडीशन में हमारा 75 किलोमीटर पर आवर तक हम यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील डाया ऑफ BBZI वैगन्स डिक्लेयर्ड कंडेम्ड व्हेन इट कम्स बिलो। यहाँ पर बोला गया कि जो हम BBZI वैगन्स का चक्कों का व्यास कब कंडेम करते हैं, जब उसके जो डायमीटर्स के जो लिमिटेशन है उससे बिलो आते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम BBZI वैगन्स जो है इनमें मेनली 02 ICF बोगी लगाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ICF बोगी का जो हमारा नए चक्कों का व्यास होता है 915 mm होता है। और यहाँ पर बात करें हम BBZI की, इसमें जो चक्कों का कंडमिंग लिमिट्स होता है वह 830 mm तक हम यहाँ पर यूज करते हैं। इससे अगर बिलो यहाँ पर जाता है तो उस केस में हम चक्के को कंडम कर देते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ व्हील डाया अलाउबल बिटवीन 2 बोगीज ऑफ BCN वैगन्स। BCN वैगन्स के 2 बोगियों के बीच मैक्सिमम डिफरेंस व्हील डाया में कितने mm तक हम अलाउ करते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सेम बोगी में सेम एक्सल पर और सेम वैगन्स में अलग अलग यहाँ पर व्हील डाया डिफरेंसेस परमिसिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। वैगन की अगर बात करें हम वैगन के केस में,
तो सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी, ध्यान रखें सेम बोगी के यहाँ पर बात किए जा रहे हैं, चूँकि प्रश्न में हमारा 2 डिफरेंट बोगी बताया गया है, तो उस केस में हम सेम वैगन के केस में रिलेट करके वहाँ पर ऑप्शन को चूझने के यहाँ पर करेक्ट करने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो सेम बोगी की अगर बात करें, सेम बोगी में हमारा 13 mm होता है, सेम वैगन या 2 डिफरेंट बोगीज, इस केस में हमारा 25 mm यहाँ पर व्हील टायर डिफरेंस परमिसिबल होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का सी में दिया गया है 25 mm, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ अवर कपलर्स फेसेज ऑफ बॉक्सेन ईएल वैगन इज। बॉक्सेन ईएल वैगन के केस में लेंथ अवर कपलर्स कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बॉक्सेन ईएल की अगर बात करें हम, तो बॉक्सेन ईएल के केस में हमारा लेंथ अवर बॉडी जो होता है वो 9784 mm, लेंथ अवर कपलर 10,713 mm होता है। चूँकि प्रश्न लेंथ अवर कपलर पूछा गया था तो यहाँ पर 10,713 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम बॉक्सेन ईएल का पीओएच इंटरवल अगर बात करें, तो पीओएच इंटरवल इनका 3 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं, जबकि रूटीन ओवरहॉलिंग की अगर बात करें तो 12 मंथ्स के अंतराल पर इनका रूटीन ओवरहॉलिंग किया जाता है। और इसके अंतर्गत 22 NLC कैसनर 22 NLC बोगी का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं बोगी के तौर पर बॉक्सेन ईएल वैगन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ वैगन हैविंग नो एनी बॉटम और साइड डिस्चार्ज डोर्स, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैगन के अंतर्गत किसी प्रकार के बॉटम डिस्चार्ज और साइड डिस्चार्ज किसी प्रकार का डोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बोबारिन वैगन हो या बॉबियन वैगन हो, इस प्रकार के हॉपर टायर्स वैगन के अंतर्गत हमारा बॉटम डिस्चार्ज वैगन अवेलेबल होते हैं, डोर्स अवेलेबल होते हैं। बॉक्सेन एस में भी यहाँ पर होता है, लेकिन जो हमारा अभी नए जो लाया गया है बॉक्सेन एस, जिसमें हमारा LWLH 25 टन की बोगी का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के वैगन में हमारा किसी भी प्रकार का साइड या बॉटम डिस्चार्ज डोर अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फीड पाइप इज चार्ज बाई। फीड पाइप जो चार्ज किए जाते हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, तो फीड पाइप होते हैं वो हमारा D24B वाल्व के माध्यम से हमारा फीड पाइप को चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ बियरिंग आर फिटेड इन बॉक्सेन एस वैगन। बॉक्सेन एस वैगन में किस प्रकार के बियरिंग्स मौजूद होते हैं, तो इनमें जो हमारा बॉक्सेन एस में जो हमारा बोगी अवेलेबल सिंपली हम देखें तो इसमें हमारा LWLH 25 बोगी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमारा बियरिंग होते हैं वो हमारा K क्लास के CTRB का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन अ LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि एक एक्सल पर 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं, टोटल 4 के नंबर्स में यहाँ पर एक्सल मौजूद होते हैं प्रत्येक कोचेज में। तो यहाँ पर 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 08 की संख्या में पर कोचों में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर मौजूद होंगे LHB कोचों के केस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं इनका डाया 10 इंच या 255 mm इसका डाया होता है। इसके अलावा पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वो 21 mm इनका पिस्टन स्ट्रोक। साथ ही साथ इसमें जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है LHB कोचों के केस में वो केवल और केवल 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर के तौर पर लिया जाता है LHB कोचों के केस में।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बर्थिंग कैपेसिटी ऑफ AC 3 टियर LHB कोचेज आर, यानी जो LHB 3 टियर कोचेज में नंबर ऑफ बर्थ का यहाँ पर पूछा गया, कितने नंबर्स में बर्थ अवेलेबल होते हैं। तो LHB कोचों की अगर बात करें हम तो 2 टियर की अगर बात करें तो 2 टियर्स में यह जो अवेलेबल होता है वो 54। 3 टियर की अगर बात करें तो 72 यहाँ पर अवेलेबल होते हैं नंबर ऑफ बर्थ। यहाँ पर AC 3 टियर के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए डायमेंशन ऑफ SAB फॉर 13 टन एक्सल लोड ICF कोच इन, यानी 13 टन एक्सल लोड वाले ICF कोचेज का यहाँ पर ए डायमेंशन पूछा गया SAB का। तो यहाँ पर हम बात करें अगर करंट में हमारा जो ICF कोच यूज किए जा रहे हैं वो हमारा BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के कोचेज अवेलेबल, जिसमें इनबिल्ट ही हमारा सेलेक्ट एडजस्टर अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारा कन्वेंशनल टाइप्स के जो हमारे ICF कोचेज होते थे, जिसमें हमारा SAB का प्रयोग किए जाते थे ब्रेकिंग के लिए। तो उस समय यहाँ पर जो ए डायमेंशन 13 टन एक्सल लोड के लिए होता था वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 13 टन के लिए बात करें जिसे हम नॉन AC के तौर पर लेते हैं, इनका ए डायमेंशन 16 + 2 - 0 mm और 16.25 टन जो कि AC कोच के लिए लिया जाता था, इसके लिए ए डायमेंशन 22 + 2 - 0 mm होता है। यहाँ पर 13 टन के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 16 + 2 - 0 mm ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जबकि ई डायमेंशन की अगर बात करें तो ई डायमेंशन जो लिया जाता था वो 375 ± 25 mm यहाँ पर इसका ई डायमेंशन के तौर पर लिए जाते हैं कन्वेंशनल ICF टाइप कोचेज के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फीड पाइप प्रेशर इन लास्ट व्हीकल्स ऑफ ट्रेन हैविंग 24 कोचेज। 24 कोचेज के साथ ट्रेन की लास्ट व्हीकल्स में फीड पाइप का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो अगर बात करें इंजन में हमारा फीड पाइप प्रेशर 6 kg/cm², जबकि ब्रेक वाहन की अगर बात करें हम 24 कोचेज वाले, इसमें 5.8 kg/cm² मिनिमम होना चाहिए प्रेशर ब्रेक वाहन के अंतर्गत। यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लेंथ अवर बॉडी अप टू हेड स्टॉक ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज इज। ICF ब्रॉड गेज कोचेज के केस में लेंथ अवर बॉडी तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें हम ICF कोचेज के केस में लेंथ अवर बॉडी या हेड स्टॉक या जो डिस्टेंसेस होते थे वह 21,337 mm यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जबकि लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें बफर का, तो यह 22,297 mm इनका लेंथ अवर बफर होता है। यहाँ पर बात करें जो प्रश्न पूछा गया था वो लेंथ अवर हेड स्टॉक पूछा गया था, तो 21,337 mm ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है while required to fill up the modified Excel box guide to achieve 40 mm while level above the guide cap is। यहाँ पर बोला गया है कि जो मॉडिफाइड एक्सेल बॉक्स गाइड में गाइड कैप के ऊपर 40 mm तक लेवल तक प्राप्त करने के लिए कितने लेवल में हमारा यहाँ पर तेल वाइल फिल करने की रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। जब भी हमें 40 mm तक का कोई एक लेवल दे दिया जाए, इनको फुल फिल करना है, तो उस समय उस केस में हमें जो वाइल फिल करने की रिक्वायरमेंट होगा क्वांटिटी में, वह हमारा 1.6 लीटर यहाँ पर फिल करने की रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एक्सेल बॉक्स मॉडिफाइड एक्सेल बॉक्स गाइड के अंतर्गत है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बैटरीज आर प्रोवाइडेड इन ईच बैटरी बॉक्स ऑफ ICF कोचेज। यहाँ पर ICF कोचेज के प्रत्येक बैटरी बॉक्स में नंबर ऑफ बैटरीज पूछा गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर कितने नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक बैटरी बॉक्स में कितने नंबर्स में बैटरी अवेलेबल होंगे। इस प्रकार के प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जनरल
सेंटर ऑन कैसनव बोगी, यानी कैसनव बोगी के जो जनरल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वो कितने mm होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह जो डिस्टेंसेज होते हैं वो 2260 mm होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, द फ्री हाइट लिमिट ऑफ ग्रुप बी आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ कैसनव 22 HS बोगी इन mm, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कैसनव 22 HS टाइप के जो बोगी है इनके ध्यान रखिए ग्रुप बी टाइप्स के आउटर कॉइल स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें हम ग्रुप बी के केस में हम लेंगे कैसनव 22 HS जो वेरिएंट है हमारा, उस केस में हम लेंगे तो इसमें मेनली 3 कलर्स अवेलेबल होते हैं हमारे ग्रुप बी के केस में आउटर स्प्रिंग के लिए। एक हमारा होता है ग्रीन कलर, इनका जो फ्री हाइट होता है आउटर स्प्रिंग का वो हमारा 263 से लेकर 261 के बीच में होता है। सेकेंड हमारा होता है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के केस में जो हमारा फ्री हाइट होता है आउटर स्प्रिंग का वो हमारा 261 से लेकर 259 के बीच होता है। थर्ड अगर जो होता है हमारा वो रेड कलर में होता है, रेड कलर की अगर बात करें 259 से लेकर 257 mm के रेंज में होते हैं। इस प्रकार की अगर बात करें ऑप्शन, तो इस प्रकार का ऑप्शन किसी भी हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सारे गलत यहाँ पर ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होना चाहिए, कलर भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो कलर के बेसिस पे यहाँ पर आंसर दिया जा सके, तो इस प्रकार का ऑप्शन में यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, द वाइट कलर कोड ऑफ ऑल टाइप कैसनव बोगी स्प्रिंग कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ, यानी जो हमारा कैसनव के जो ऑल टाइप्स के जो बोगी होते हैं जिसमें हमारा वाइट कलर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ग्रुप के अंतर्गत, किस प्रकार के ग्रुप से में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें हम मेनली जो हमारा जितने वेरिएंट्स होते हैं कैसनव का या कैसनव 22 HS का, इसमें हमारा जो वाइट कलर जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा ग्रुप ए के अंतर्गत होते हैं। ग्रुप ए में अगर बात करें हम, ग्रुप ए के अंतर्गत हमारा ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज, वाइट और एक हमारा अगर बात करें तो लास्टली हमारा रेड कलर में हमारा स्प्रिंग यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन से ग्रुप में वाइट कलर अवेलेबल होते हैं, तो वाइट कलर हमारा ग्रुप ए में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम फ्री हाइट न्यू ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसनव 22 HS बोगी इन mm, यानी कैसनव 22 HS बोगी में जो नए स्नबर स्प्रिंग का जो फ्री हाइट मैक्सिमम होता है वो यहाँ पर कितना होना चाहिए वो पूछे गए हैं। तो स्नबर स्प्रिंग की अगर बात करें हम, तो यह नॉर्मली फ्री हाइट जो होता है वो 293 न्यू कंडीशन में, और कंडम कंडीशन में जो फ्री हाइट होता है वह 278 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था न्यू कंडीशन में, तो यह 293 यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ कैसनव बोगी साइड फ्रेम फ्रिक्शन प्लेट। साइड फ्रेम फ्रिक्शन प्लेट जो कैसनव बोगी का होता है जो हमारा बना होता है वह सिलिको मैग्नीज स्टील का बना होता है, और यहाँ पर पूछा गया कि इनका जो बियर लिमिट होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर बात करें हम न्यू कंडीशन में इनका जो लिमिट होता है वह 10 mm होता है, और कंडम की अगर बात करें तो 6 mm होता है, लेकिन इनका जो वियर लिमिट होता है वह 4 mm का इनका वियर लिमिट होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वारंटी पीरियड ऑफ सेंटर बफर कपलर योक आफ्टर फिटमेंट, यानी आफ्टर कमीशनिंग या फिटमेंट के बाद जो हमारा सेंटर बफर कपलर्स का जो पार्ट्स योक होता है इनका वारंटी पीरियड पूछा गया है आफ्टर कमीशनिंग और फिटमेंट। तो यहाँ पर हम दोनों केसों में डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ फिटमेंट या कमीशनिंग के केस में।
तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो चाहे वो हमारा सीवीसी का योक हो, नक्कल हो या हमारा कपलर हो, तीनों आइटम के लिए अगर बात करें यहाँ पर, तो डेट ऑफ सप्लाई के केस में यह जो इसका वारंटी पीरियड होता है वह 4.5 ईयर्स होता है, जबकि डेट ऑफ फिटमेंट या कमीशनिंग के बाद इनका जो वारंटी पीरियड होता है वह 3.5 ईयर्स ही केवल होते हैं। अब यहाँ पर योक या नक्कल या कपलर तीनों केसों में यहाँ पर डेट ऑफ सप्लाई के बाद 4.5 ईयर्स, फिटमेंट या कमीशनिंग के बाद 3.5 ईयर्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बात करें प्रश्न के अंतर्गत, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था आफ्टर फिटमेंट यानी कमीशनिंग के बाद वारंटी पीरियड योक का, तो यह जो होता है वह 3.5 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं वारंटी पीरियड नक्कल का आफ्टर सप्लाई के बाद 4.5 ईयर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3.5 ईयर्स जो है वह फिटमेंट या कमीशनिंग के बाद होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोशन बेट ब्रिज आर इंस्टॉल्ड इन अदरा डिवीजन। अदरा डिवीजन के अंतर्गत कितने नंबर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोशन बेट ब्रिज अवेलेबल इंस्टॉल किए गए हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोशन बेट ब्रिज की अगर बात करें तो अदरा डिवीजन के अंतर्गत 6 नंबर्स में यहाँ पर अवेलेबल है। जिनकी बात करें जहाँ पर यह इंस्टॉल किए गए हैं, इसमें पहला है अदरा, सेकेंड है राम कनाली, थर्ड है टुपक डी, फोर्थ की अगर बात करें तो संताल डी, पांचवा की अगर बात करें तो महुडा, और सिक्स्थ का है जो भागाम के अंतर्गत इंस्टॉल किए गए हैं। ये जहाँ 6 प्लेस है जहाँ के इसके अंतर्गत यहाँ पर 6 नंबर्स में यहाँ पर बेट ब्रिज का यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लेटेस्ट आरडीएसओ स्पेसिफिकेशंस ऑफ पिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोशन बेट ब्रिज। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो लेटेस्ट आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो पिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स मोशन बेट ब्रिज का जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन किए गए हैं वो किस प्रकार के यहाँ पर टाइप्स के वेरिएंट्स के अंतर्गत लाया गया है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह मेनली हमारा WD-29 मिसलेनियस 19 के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार के वेरिएंट को लगाए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल्ड मशीन इज इंस्टॉल्ड इन फॉलोइंग प्लेस ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत वाइल्ड मशीन को कौन से स्थान पर, निम्नलिखित स्थान पर लगाए गए हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वाइल्ड का फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, यानी व्हील के इम्पैक्ट को सेंस करके अर्ली वार्निंग देता है ताकि हमारा कोई भी डिलेमेंट या किसी भी अनयूजुअल्स केसेस को यहाँ पर पहले ही सॉर्ट आउट किया जा सके। इस प्रकार जो मशीन होते हैं उसे हम वाइल्ड के तौर पर लेते हैं व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। यह जो साउथ ईस्टर्न के रेलवे के अंतर्गत जो इंस्टॉल किए गए हैं वो महाली मारूफ के अंतर्गत यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बी क्लास ओडीसी इज अलाउड टू मूव इन डे एंड नाइट टाइम एट अ स्पीड ऑफ। यानी जो बी क्लास ओडीसी है, ओडीसी यहाँ पर सिंपली ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट के तौर पर लिए जाते हैं। यह मेनली नेट क्लियरेंस एवं ग्रॉस क्लियरेंस के आधार पर हम ओडीसी को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ए क्लास ओडीसी, सेकेंड होता है बी क्लास ओडीसी, थर्ड होता है हमारा सी क्लास ओडीसी। ए क्लास ओडीसी का मूवमेंट हम डे एवं नाइट किसी भी टाइम कर सकते हैं विदाउट एस्कॉर्टिंग स्टाफ विथ सेक्शनल स्पीड के साथ यहाँ पर हम मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम बी क्लास ओडीसी का, जो कि इस प्रश्न के अंतर्गत ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो बी क्लास ओडीसी में हमारा 40 kmph के साथ हम यहाँ पर ओडीसी को रन करते हैं। साथ ही साथ इनका भी ध्यान दिया जाता है कि जब भी इनका ओडीसी का मूवमेंट किया जाए तो विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ यहाँ पर हम ओडीसी का मूवमेंट कराते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो बी क्लास ओडीसी है
वो हमारा डे व नाइट दोनों के दौरान मूवमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर बात करें हम सी क्लास ओडीसी का, तो सी क्लास ओडीसी में जो हमारा मूवमेंट होता है वह केवल और केवल डे लाइट्स के दौरान किए जाते हैं विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ, एवं केवल और केवल 25 kmph के साथ ही हम सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट हम करा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बी क्लास ओडीसी पूछा गया था, तो इसका मूवमेंट विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ डे एंड नाइट विथ 40 kmph के साथ हम इसका मूवमेंट कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्किंग ऑफ एक्सल बॉक्स ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एन। जो बॉक्सन वैगन का जो एक्सल कैप्स का जो टॉर्किंग दिया जाता है वो कितने पर दिया जाता है, तो यह सिंपली 40 kg मीटर पर इसका टॉर्किंग किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन बॉक्सन वैगन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील इन रिलीज पोजीशन शुड बी। यानी बॉक्सन वैगन के केस में जो ब्रेक ब्लॉक्स एवं व्हील ट्रेड्स के बीच जो गैप रिलीज पोजीशन में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वह 5 से लेकर 10 mm के बीच इनका क्लियरेंस होना चाहिए, गैप होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी रूटीन ओवरहॉलिंग डिपोट्स आर देयर इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पर कितने नंबर्स में ROH डिपो अवेलेबल है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत मेनली 6 ROH डिपो अवेलेबल है। यहाँ पर पहले बात करें तो पहले नंबर पर हमारा BKSC बोकारो स्टील सिटी ROH डिपो अवेलेबल है। सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड में हमारा NMP डिपो। थर्ड की अगर बात करें तो VNDM। फोर्थ की अगर बात करें हम तो टाटा। फिफ्थ की अगर बात करें तो DPS और सिक्स की अगर बात करें तो ADTP आदित्यपुर जो हमारा ADTP जो हमारा है वो ROH डिपो 6 प्लेस पर यहाँ पर है। टोटल 6 डिपो ROH यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत अवेलेबल है। यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द कोड ऑफ ROH डिपो ऑफ बोकारो स्टील सिटी। जो BKSC का जो हमारा ROH कोड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बोकारो स्टील सिटी के लिए जो कोड है वो 07401 यहाँ पर इसका ROH कोड रखा गया है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जबकि 0702 जो कोड रखा गया है वह NMP के लिए रखा गया है और 0703 जो रखा गया है वह रखा गया है VNDM ROH डिपो के लिए रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। यहाँ पर कैसना बोगी के लिए जो मेंटेनेंस मैनुअल के तौर पर जो टेक्निकल आरडीएसओ पैम्पलेट्स लाया गया है वो कौन सा है, तो वह G95 का प्रयोग किया जाता है कैसना बोगी के इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि G97 हमारा एयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक के लिए लाया गया है। जबकि G79 का प्रयोग हम VTALN के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो अमोनिया लिक्विफाइड टैंक्स वैगन जो होते हैं हमारे, इनके लिए हम G79 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाइड फॉर प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन विथ एडिक्वेट मैन पावर। पर्याप्त मैन पावर के साथ प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जो स्पेसिफाइड किए गए हैं वो कितने किए गए हैं। चूँकि हम जानते हैं प्रीमियम रेक के लिए जो हमारा मैन पावर होना चाहिए वो 75 मैन आवर पर रेक के लिए रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त मैन पावर अवेलेबल हो तो इस केस में केवल और केवल 4.5 आवर्स में तक में आपको एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द गैप बिटवीन बॉटम ऑफ CBC एंड टॉप ऑफ लॉक लिफ्टर असेंबली इज मेंटेन वाई।
यानी जो हमारा गैप अवेलेबल होता है सेंटर बफर कपलर्स, जो कपलर बॉडी है और जो लॉक लिफ्टर असेंबली के जो हमारा टॉप है, इनके बीच जो गैप अवेलेबल होना चाहिए वह 25 mm होना चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए डायमेंशन ऑफ कंट्रोल लड हेड एंड ब्रेक रेगुलेटर बैरल ऑफ BCN ए वैगन इज। जो हमारा ए डायमेंशन होता है वह डायमेंशन मेनली हमारा कंट्रोल लड हेड एवं बैरल ऑफ ACB के बीच अवेलेबल होते हैं, जिसे हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। और यह नॉर्मली हमारा 70 + 2 - 0 mm के रेंज में होते हैं। लेकिन एक हमारा बवारन वैगन है जिस केस में हमारा ए डायमेंशन 27 + 2 - 0 mm होता है। यहाँ पर BCN ए वैगन के लिए पूछा गया था, तो 70 + 2 - 0 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी स्टेशंस ऑफ अद्रा डिवीजन रिसेंटली गॉट ISO सर्टिफिकेशन। यानी हाल ही में अद्रा डिवीजन्स के कितने स्टेशंस को ISO सर्टिफिकेशंस यहाँ पर प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ISO का मतलब यहाँ पर होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। यह मेनली उन स्टेशनों को दिया जाता है, यहाँ पर अद्रा डिवीजन के अंतर्गत रिसेंटली दिया गया है, वो दिया गया है ISO 14001 ऑफ रेशियो 2015। यह ISO से यहाँ पर इन्हें रिसेंटली दिया गया है। यह ISO सिंपली हमारा EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, और यह तब दिया जाता है जब पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए, चाहे क्लीननेस हो, इन्वायरमेंटल्स या स्टेशंस पर जितने भी हमारे क्लीननेस की सुविधा, इनके लिए इनको दिया गया है। और इनमें जो हम बात करें तो 5 स्टेशन को मिलनी दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 5 स्टेशन की अगर बात करें नेम की, तो अद्रा, बंकुरा, बिष्णुपुर, पुरुलिया और बोकारो स्टील सिटी स्टेशन को यहाँ पर ISO 14001 2015 की ISO के साथ यहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेशंस किए गए हैं, जो कि मेनली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर बात करें तो ERME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वाहन है। सेकेंड यहाँ पर बात करें तो स्पार्ट सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन या एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये सारे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा SPIC यह जो हमारा है वह सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार है, यह इंस्पेक्शन कार के तौर पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन बीच टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक। निम्नलिखित में से किस टाइप के रोलिंग स्टॉक में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड होते हैं, मौजूद होते हैं। तो वो हमारा कोचेज के अंतर्गत होते हैं, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में उन्हें पैसेंजर के द्वारा रोका जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, टू कंट्रोल द लेटरल स्विंग ऑफ ब्लस्टर बीच कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड इन ICF बोगी। ICF बोगी में किस प्रकार के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है लेटरल स्विंग जो ब्लस्टर का होता है उनको कंट्रोल करने का होता है। तो इसके लिए इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड्स का प्रावधान ICF बोगी के अंतर्गत किया गया है। या मेनली जो अवेलेबल होते हैं वो ब्लस्टर लोअर प्लैंक्स एवं ट्रांजन जो ब्रैकेट्स जो होते हैं हमारे, इनके बीच अवेलेबल होती हैं इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड, जिसका काम होता है कि जो हमारा ब्लस्टर का जो लेटरल स्विंग है इनको कंट्रोल करने का काम यह करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फ्लेशर पॉइंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से लिक्विड के पास फ्लेशर पॉइंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फ्लेशर पॉइंट सिंपली हमारा वैसे मटेरियल जिसका हायर फ्लेशर पॉइंट्स होगा वो काफ़ी लेस फ्लेमेबल होगा। यानी यहाँ पर बात करें तो फ्लेशर पॉइंट जिसका अधिक होगा वह फ्लेमेबल
कम होगा, यानी दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन से यहाँ पर लिक्विड का जो फ्लेशर पॉइंट है वो ज़्यादा होंगे। चूँकि आप जानते हैं पेट्रोल हाईली फ्लेमेबल होते हैं, तो यह तो हो नहीं सकता। डीजल सेकंड नंबर पर आते हैं और गिरोसिन थर्ड नंबर पर, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल्स होते हैं इनका जो हमारा फ्लेशर पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होंगे, इसलिए लेस फ्लेमेबल होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रोजेक्शन ऑफ बफर फ्रॉम हेड स्टॉक शुड बी विद इन द फ्लोइंग लिमिट्स, यानी जो हमारा बफर्स का जो प्रोजेक्शन हेड स्टॉक से होना चाहिए वो इस कौन से लिमिट के बीच होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो बफर्स का प्रोजेक्शन हेड स्टॉक से होता है वो 600 से लेकर 635 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर कॉजेज। अगर बीपी प्रेशर में अगर रिडक्शन करते हैं तो इसका यहाँ पर इम्पैक्ट जो होगा वह ब्रेक एप्लीकेशन यहाँ पर गाड़ी के अंतर्गत हो जाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के रिडक्शंस A9 वाल्व के जरिए किए जाते हैं, जिनमें यहाँ पर मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, जिनमें ब्रेक पाइप का जो हमारा प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं वो 0.5 से लेकर 0.8 के बीच यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं। सर्विस एप्लीकेशन के अंतर्गत 0.8 से लेकर 1 kg का, जबकि फुल सर्विस एप्लीकेशन के अंतर्गत 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर को यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बीपी प्रेशर ड्रॉप का जो यहाँ पर कॉजेज होगा रिडक्शन, वह ब्रेक एप्लीकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड विथ चोक ऑफ फ्लोइंग डाया। जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो लगे होते हैं, इनमें जो अलार्म बाल्ब लगा होता है प्रेशर ड्रॉप करने के लिए, इनका चोक का डाया पूछा गया है। तो चोक का डाया जो होता है वो ICF के केस में 8 mm और LHB के केस में यहाँ पर 19 mm होता है। चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया और केवल 8 mm अवेलेबल है ऑप्शन के अंतर्गत, तो यहाँ पर हम एज ICF कोच के अनुसार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 8 mm यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन के सेम ट्रॉली के ऊपर यहाँ पर परमिसिबल वेरिएशन व्हील डाया का पूछा गया है, कितने mm होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं कि सेम एक्सल में हमारा वैगन के केस में हमारा 0.5 mm, सेम बोगी में हमारा 13 mm और सेम वैगन में हमारा 25 mm होता है। चूँकि सेम ट्रॉली में पूछा गया था तो 13 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंडेम्ड मटेरियल आर डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू विच एडवाइस नोट, यानी जो डिस्पोज्ड या जो हमारा कंडम मटेरियल जो होते हैं उनको किस एडवाइस नोट के द्वारा यहाँ पर स्टोर को भेजा जाता है। तो इस यहाँ पर जो एडवाइस नोट हम यूज में लेते हैं कंडम मटेरियल को स्टोर को डिस्पोज करने के लिए, यहाँ पर वो हमारा DS8 नोट का प्रयोग किया जाता है। जिसकी अगर बात करें अदर नेम का, जिसे हम अदर नेम में S1539 के तौर पर हम जानते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द PL नंबर ऑफ स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। PL नंबर स्टॉक आइटम्स का, जिसे हम प्राइस लिस्ट नंबर के तौर पर जानते हैं, या नॉर्मली कितने अंकों का कंसिस्ट होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। PL नंबर यहाँ पर सिंपली प्राइस लिस्ट नंबर के तौर पर जानते हैं। इसका प्रयोग हम स्टॉक आइटम के लिए करते हैं और यह मेनली 8 डिजिट्स का नंबर होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम हाउ मेनी डेज पैटर्निटी लीव इज इंटाइटल्ड एट अ टाइम। जो मेल रेलवे कर्मचारी होते हैं इनको पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर 2 चाइल्ड्स के लिए।
और यह जो एक बार में ही इन्हें पैटर्निटी लीव लेना पड़ता है और यह जो टाइम फ्रेम होता है वो 15 डेज का होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो 15 डेज का जो पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है वो डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड से 6 महीने के अंदर ही उसे लेना पड़ता है, अदरवाइज इस प्रकार की लीव को लैप्स कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फेयर ऑब्टेन्ड बाय प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। यहाँ पर पीटीओ के बारे में बात किए जा रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल फेयर इज, जो ओरिजिनल फेयर ट्रेन का किराया लगता है अगर पीटीओ का आप यूज करते हैं तो उस केस में जो फेयर यहाँ पर रेलवे द्वारा लिए जाते हैं वह 1/3 का यहाँ भुगतान करना पड़ता है कर्मचारी को। अगर आप जो जिस इंटाइटल्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है अगर उससे अपर के लिए अगर जाते हैं तो उस केस में आपका डिफरेंस फेयर आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, इसका भी ध्यान रखिए आप। नॉर्मली जो इसके लिए आप इंटाइटल्ड है अगर उस केस में आप पीटीओ यहाँ पर अवेल करते हैं तो केवल और केवल 1/3 का यहाँ पर लिया जाएगा फेयर के तौर पर। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा पीटीओ का जो वैलिडिटी होता है वो 5 मंथ्स इसका वैलिडिटी होता है, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास आर इंटाइटल्ड बाय नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज अप टू 5 ईयर्स। 5 साल तक। ध्यान रखिए 2 कंडीशन होता है नॉन गजेटेड के केस में। जो हमारा ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं इनको 1 से लेकर 5 ईयर्स के सर्विस तक केवल और केवल 1 सेट प्रिविलेज पास दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें आफ्टर 5 ईयर्स 3 सेट पास पर ईयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चूँकि प्रश्न में अप टू 5 ईयर्स 5 ईयर्स तक केवल और केवल 1 सेट पास ग्रुप सी एवं डी कर्मचारी को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम टाइम ऑफ लीव इनकैशमेंट थ्रू इंटायर सर्विस। पूरे सेवा काल के दौरान जो लीव इनकैशमेंट जो कराए जाते हैं वो मैक्सिमम कितने बार कराए जा सकते हैं। तो टोटल पूरे सर्विस काल में 6 टाइम से ज़्यादा आप इनकैशमेंट नहीं करा सकते हैं। प्रत्येक इनकैशमेंट में 10 LAP प्रत्येक इनकैशमेंट में करा सकते हैं। टोटल आपका जो 60 LAP पूरे सर्विस काल में आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन रखा गया है कि 2 ईयर्स का गैप प्रत्येक इनकैशमेंट के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो पूरे सेवा काल में 6 टाइम्स आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम डेज ऑफ LAP कैन बी डिपोजिटेड। LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे अधिकतम कितने दिनों तक जमा किया जा सकता है। तो 300 LAP मैक्सिमम आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पे ग्रेड ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज अंडर लेवल 6 इन 7th CPC इन रुपीज। यहाँ पर 7th CPC जो सेंट्रल पे कमीशन जो लाया गया था उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेवल 6 के अंतर्गत जो रेलवे एम्प्लॉयज का गेट पे होना चाहिए वो कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो लेवल 6 के अंतर्गत जो गेट पे होता है वो 4200 GP यहाँ पर होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पे बैंड पूछा जाता है तो पे बैंड जो होता है लेवल 6 के केस में वो 9300 से लेकर 34,800 इनका पे बैंड होता है। पे बैंड 2 के अंतर्गत इनको रखे जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4200 गेट पे अंडर लेवल 6 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पे बैंड अंडर लेवल 5 इन 7C इन रुपीज। यहाँ पर लेवल 5 के लिए पूछा गया है। 7C कमीशन के अनुसार लेवल 5 कौन से पे बैंड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर लेवल 5 जो होते हैं वो 2800 गेट पे के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इनका जो पे बैंड होता है वो पे बैंड 1 के अंतर्गत ये आते हैं। और इसको जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो 5200 से लेकर 20,200
पे बैंड के अंतर्गत रखा जाता है लेवल 5 तक। यह जो पे बैंड 1 है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक का यहाँ पर पे बैंड बताया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम डे चाइल्ड केयर लीव। यहाँ पर CCL के बारे में बात किए जा रहे हैं। थ्रू इंटायर सर्विस पीरियड कैन बी अवेल्ड। पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों तक चाइल्ड केयर लीव यहाँ पर लिया जा सकता है। तो पूरे सेवा काल में जो चाइल्ड केयर के लिए लिमिटेशन रखा गया वो 730 डे का रखा गया है, जिसमें 2 केसों में यहाँ पर दिया जाता है। पहला 365 में वहाँ उन्हें 100% का भुगतान किया जाता है, और सेकेंड जो 365 डेज है इनमें 80% का ही केवल भुगतान किया जाता है। इसके अलावा ये भी कंडीशन रखा गया है कि जो पूरे 3 स्पेल्स से ज़्यादा आप 1 ईयर के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं, और 5 डेज मिनिमम आप 1 स्पेल के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं, और यह अप्लीकेबल होते हैं अप टू 2 चाइल्ड्स अप टू 18 ईयर्स के एज तक यहाँ पर आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का कि कितने दिनों तक, तो 730 डेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वैलिडिटी ऑफ PTO आर फॉर हाउ मेनी मंथ्स। PTO हो, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर या प्रिविलेज पासेज, इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वैलिडिटी का वो 5 मंथ्स रखा गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच काइंड ऑफ पास इज नॉट इंटाइटल्ड बाई ग्रुप सी एंड डी कैटेगोरीज। ग्रुप सी एवं डी कैटेगोरीज के लिए किस प्रकार के पास के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो नॉर्मली अभी जो जब से HRMS के द्वारा पास PTO जनरेट होने लगा है, तो यहाँ पर कलर का जो इम्पोर्टेंस है वो समाप्त कर दिया गया है। अब कलर का कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गया है। यहाँ पर जो पहले जो कर्मचारी को दिए जाते थे ऑफलाइन पासेज या PTO जो प्रोवाइड करवाए जाते थे, उनको कलर के अनुसार यहाँ पर जो रैंक होते थे कर्मचारी का, उनके अनुसार यहाँ पर उन्हें पासेज उसी कलर के अनुसार प्रोवाइड करवाए जाते थे। यहाँ पर बात करें हम जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स हो, A एवं B के जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते थे, इन्हें फर्स्ट क्लास A, ध्यान रखिए फर्स्ट क्लास A के पासेज जारी किए जाते थे। इनका जो कलर होता था वह वाइट कलर का होता था। जबकि यहाँ पर बात करें हम लेवल 6 के जो कर्मचारी जो चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो या सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, ये सारे के सारे लेवल 6 एंड 7 के जो हमारे कर्मचारी होते थे, इन्हें केवल और केवल फर्स्ट क्लास का पास दिया जाता था। इस केस में जो कलर कोड होता था वह ग्रीन कलर का कलर यूज किए जाते थे। इसके अलावा सेकेंड क्लास जो हमारा लेवल 5 के जो कर्मचारी थे, उन्हें सेकेंड क्लास एक टाइप के पास जारी किए जाते थे। इनके लिए कलर होता था वह येलो कलर यूज में लिए जाते थे। जबकि 1 से लेकर 4 तक के लेवल के जो कर्मचारी होते थे, इन्हें केवल और केवल सेकेंड क्लास का पास जारी किया जाता था, और इसके लिए कलर होता था वह रेड कलर दिए जाते थे। यहाँ पर पूछे गए हैं कि ग्रुप सी एवं डी को ग्रीन, येलो एवं पिंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पिंक जो है 1 से लेकर 4 लेवल तक, येलो लेवल 5 के लिए, ग्रीन है वो लेवल 6 एंड एबव के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें नॉन गैजेटेड, लेकिन वाइट कलर है वो केवल और केवल गैजेटेड ऑफिसर्स को प्रोवाइड करवाए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। यानी कोई एक घन है जिनका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर इनका वॉल्यूम यानी आयतन पूछा गया है उस घन का। तो यहाँ पर हम घन देखेंगे, यह हमारा घन है जिसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका फार्मूला होता है, यहाँ पर किनारा ले लेंगे एड्ज ए सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका प्रत्येक घन का यहाँ पर ए सेंटीमीटर यहाँ पर किनारा है।
क्योंकि हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² होता है और इसका दिया गया है 96 दिया गया है। यहाँ पर 16 टाइम्स में कट जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर हमारा 4 निकल कर आ जाएगा। यानी जो घन का जो दिए गए घन का जो किनारा है इर्ज है वो 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हमारा a क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब जब हम करेंगे तो यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वॉल्यूम का क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एक कोन ऑफ 8.4 सेंटीमीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई कोन यानी जो कोई शंकु है, इस प्रकार का शंकु का फॉर्मेशन होता है कोन का। इसमें बोला गया है कि इनका हाइट जो दिया गया है वह हाइट दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो बेस का रेडियस दिया गया है, इसका बेस का रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इस प्रकार के कोन को मेल्टेड एवं रिकास्ट करने के बाद उन्हें स्फीयर बनाया जाता है। तो स्फीयर गोला बनाया जाता है, तो गोला का यहाँ पर रेडियस पूछा गया है। तो सबसे पहले जो मेल्ट करने के बाद जो भी हमारा अमाउंट फॉर्मेशन होगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा स्फीयर के वॉल्यूम से। तो इस प्रकार हम स्फीयर का रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोन का जो वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 πr² होता है, जो इक्वल होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई, और यहाँ पर हम आर रेडियस है उसे कैपिटल आर के तौर पर यहाँ पर ले लिए, जो कि आर का क्यू के यहाँ पर इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम एक एक करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कोन का यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, तो 1/3 πr² होता है। पाई को हम सेम टू सेम छोड़ देंगे। r² के यहाँ पर 2.1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर h जो होगा वो 8.4 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 4/3 πr³ के इक्वल होगा। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, पाई से यहाँ पर 5 कट जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो r का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर स्फीयर का जो रेडियस होगा वो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न दिए गए हैं, लेंथ ऑफ कवर शेड ऑफ आरोज डिपो बोकारो स्टील सिटी इज 83 मीटर एंड विड्थ इज 47 मीटर्स, देन व्हाट इज द वर्किंग एरिया ऑफ अ कवर शेड। यानी कोई हमारा बोकारो स्टील सिटी जो हमारा है, इनका आरोज शेड एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना है, जिसका लेंथ जो है वो 83 मीटर दिया गया है, जबकि विड्थ जो है वो 47 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर वर्किंग एरिया पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म शेड का अगर एरिया पूछा जाता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ सिंपली होता है। तो आप 83 मल्टीप्लाई बाई 47 करेंगे तो आपका यहाँ पर जो बोकारो स्टील सिटी का यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, इसका एरिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसका जो एरिया निकल कर आएगा वह 3901 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए स्टाफ लिफ्ट अ मटेरियल ऑफ वेट 7.3 kg एंड कैरिड इट फ्रॉम स्टोर टू शॉप फ्लोर एट अ डिस्टेंस ऑफ 57.5 मीटर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्टाफ। यहाँ पर बोला गया कोई स्टाफ है और किसी मटेरियल जिसका वेट 7.3 kg है उसे लिफ्ट करता है और उसे स्टोर से शॉप फ्लोर तक कैरी करता है, जिसका डिस्टेंस यहाँ पर 57 मीटर दिया गया है, 57.5 मीटर दिया गया है। तो उस स्टाफ के द्वारा कितना काम किया गया है, वर्क डन किए गए हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो वर्क होता है वह
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान तक आप ले जाएंगे, वो डिस्टेंस जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ पर हमें वर्क डन जो फोर्स है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करता है, तो इस केस में जो हमारा मास गुने ग्रेविटी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 57.5 दिया गया है। अब हम चूँकि जानते हैं कि वेट जो होता है मास इनटू ग्रेविटी के इक्वल होता है हमारा, वेट यहाँ पर हमें दिया गया 7.3 kg, तो यहाँ पर जो सिंपली यहाँ पर 7.3 आ जाएगा और यहाँ पर 57.5 दिया गया है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका जो निकल कर आएगा वो 419.75 kg मीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पर वर्क डन होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है 419.75 kg मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्वीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ WRD अदरा डिपोट कैन बी कंप्लीटेड बाई 20 कंट्रैक्टर्स लेबर्स इन 2 hours, देन 5 लेबर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी आवर्स। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो WRD अदरा डिपो के अंतर्गत स्वीपिंग एवं क्लीनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 20 स्टाफ लगाया गया है, जो किसी काम को 2 घंटों में कर देता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि मैन डे एवं आवर जो होता है वह इक्वल होता है अन्य मैन डे 2 और आवर्स के 2 के यहाँ पर इक्वल होता है। तो इस प्रकार के फॉर्मूलों के यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 20 कंट्रैक्टर्स जो है 20 मैन है और किसी काम को 2 घंटे में कर देता है, तो वो सेम काम तो यहाँ पर हमारा होगा, वह सेम होगा। तो उसी काम को 5 लेबर्स के द्वारा कितने घंटों में कंप्लीट किया जाएगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर उसका टाइम पीरियड हम x ले लिए, यहाँ पर 5 को 4 टाइम्स में यहाँ पर कट जाएगा। टोटल यहाँ पर जो निकल कर आएगा 5 लेबर्स के द्वारा 8 आवर्स में उसी काम को कंप्लीट किए जाएंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए सेलर सेल्स अ काउ एट 4,500 रुपीज विथ अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, व्हाट वाज द बेसिक कॉस्ट ऑफ द काउ। यहाँ पर बोला गया है कोई काउ सेलर है जो किसी गाय को 4500 रुपये में बेचता है विथ 12.5% प्रॉफिट यानी लाभ के साथ, तो उसका जो कॉस्ट किराया होगा हमारा बेसिक कॉस्ट वो कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 100 किसी भी मटेरियल का कॉस्ट होता है, 12.5% प्रॉफिट है, तो सिंपली 100 प्लस 12.5% करेंगे तो 112.5% हो जाएगा यहाँ पर, जो कि इक्वल है 4500 का। तो यहाँ पर सिंपली 100 फाइंड आउट करेंगे तो 4500 डिवाइडेड बाई 112 पॉइंट यहाँ पर 5 निकल कर आ जाएगा। जब यहाँ पर कट करेंगे तो 4 टाइम्स में यहाँ पर 40 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पर जो कॉस्ट निकल कर आएगा काऊ का वो 4000 रुपीज़ निकल कर आएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंपली सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए साइड ऑफ अ सॉलिड प्लास्टिक क्यूब 100 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक इज 920 kg मीटर क्यूब, व्हाट इज द वेट ऑफ द क्यूब यहाँ पर पूछा गया है। यानी कोई यहाँ पर सॉलिड प्लास्टिक क्यूब घन है जिसका यहाँ पर साइड 100 सेंटीमीटर दिया गया है, डेंसिटी 920 kg मीटर क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पर वेट उस क्यूब का पूछा गया है कि कितना इसका क्यूब होगा, वेट होगा यहाँ पर। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो साइड दिया गया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, चूँकि यहाँ पर बात करें हम जो डेंसिटी दिया गया वो मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर सिंपली 100 सेंटीमीटर जो होगा वो 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पर कि डेंसिटी जो होता है हमारा वो इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम की इक्वल होता है। यहाँ पर जो दिया गया है हमें वेट यहाँ पर निकालना है, मास निकालना है, तो यहाँ पर एक सिंपली रख देंगे। वॉल्यूम यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम जब हमारा क्यूब
का जो किनारा है 1 दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो 1 मीटर का क्यूब हो जाएगा। सिंपली 1 निकल कर आएगा, तो 1 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और डेंसिटी यहाँ पर हमारा 920 kg पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मास निकल कर आएगा वो यहाँ पर सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 920 kg यहाँ पर इसका वेट निकल कर आ जाएगा सॉलिड प्लास्टिक क्यूब का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 4 hours 20 minutes in reached from Bokaro to Hapra at a distance of 390 kilometers. What is the average speed of the train? यानी यहाँ पर बोला गया कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जो बोकारो से हावड़ा तक 390 किलोमीटर डिस्टेंस को 4 घंटे 20 मिनट में कवर करता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ट्रेन का क्या होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर 390 किलोमीटर दिया गया है और टाइम पीरियड जो लिया गया 4 hours 20 मिनट्स का, तो 4 hour 20/60 यहाँ पर लेंगे तो 1/3 से यहाँ पर हो जाएगा 13/3 आवर्स यहाँ पर होगा और यहाँ पर हमें स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा निकल कर आएगा 13 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भाग देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली 30 टाइम्स में यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड निकल के आएगा यहाँ पर वो 90 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इसका शताब्दी एक्सप्रेस का ट्रेन निकल कर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल होज बोथ द आर्म्स एडजेसेंट टू राइट एंगल इज 5 सेंटीमीटर। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर बोला गया कि बोथ द आर्म एडजेसेंट टू राइट एंगल्स 5 सेंटीमीटर। यह दो एडजेसेंट किनारा जो दिया गया 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा। चूँकि आप राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर हाफ बेस हमारा 5 दिया गया ऑलरेडी, हाइट भी हमारा 5 है। यहाँ पर जो एरिया निकल कर आएगा वो 12.5 सेंटीमीटर निकल कर यहाँ पर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डायमीटर ऑफ ग्लास कंटेनर इज 7 सेंटीमीटर इफ इट कंटेन्स वाटर अप टू 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर इन लीटर। यानी कोई ग्लास कंटेनर है जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोई सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पर हमारा है ग्लास का। अब यहाँ बोला है कि जो हमारा ग्लास डायमीटर जो ग्लास का है वो हमारा बताया गया है 7 सेंटीमीटर बताया गया है, जिसमें 6 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें वाटर अवेलेबल है। तो इसका जो हाइट होगा वह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका पूछा गया है कि इसमें कितने क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होंगे इस ग्लास के अंतर्गत, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब आपसे क्वांटिटी पूछा जाता है तो सिंपली आप उस ग्लास का आप वॉल्यूम निकाल दें, तो उस प्रकार आपका क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगा। चूँकि सिलेंड्रिकल शेप के लिए जो हमारा वॉल्यूम होता है वह सिंपली हमारा πr² इंच होता है। तो πr² को सिंपली 22/7 r² के यहाँ पर सिंपली 7 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। जब इस प्रकार के आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा यहाँ पर वह निकल कर आएगा, आपका वॉल्यूम जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर यहाँ पर आएगा। चूँकि आप यहाँ पर जो वाटर पूछा गया वो लीटर में दिया गया है, तो सिंपली 1000 से आप यहाँ पर डिवाइड कर दे तो आपका 0.231 लीटर यहाँ पर इस ग्लास में वाटर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन ईयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इन द ईयर। यहाँ पर ब्रास जो पीतल है
वो किस प्रकार के केमिकल्स के एयर में मौजूद होने के कारण उनका कलर डिस्कलर्ड हो जाता है, वो इस प्रकार के यहाँ पर उसका पूछे गए कौन से यहाँ पर केमिकल के मौजूदगी में यहाँ पर डिस्कलर होते हैं। तो जो हमारा ब्रास है, पित्तल है, वह सिंपली हमारा कॉपर प्लस जिंक का बना होता है। यानी जो कॉपर प्लस जिंक है हमारा, या एयर में मौजूद हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसे हम H2S के तौर पर डिनोट करते हैं, एयर में मौजूद होता है, जो एक दूसरे से रिएक्शन करने के बाद हमारा कॉपर सल्फाइड प्लस जिंक सल्फाइड यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें से जो हमारा कॉपर सल्फाइड होता है वह मेनली नेचर्स में ब्लैक के तौर पर अवेलेबल होते हैं, जो ब्रास के ऊपर हमारा लेयर अपना डिस्पोज करते हैं, जिसके कारण हमारा जो ब्रास का कलर है और डीकलराइजेशन के कारण ब्लैक कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन से केमिकल के मौजूदगी के कारण, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण यहाँ पर ब्रास का कलर डिस्कलर हो जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका केमिकल फार्मूला होता है H2S। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल का यूनिट क्या होता है, तो जूल किसका यूनिट है, तो जूल सिंपली एनर्जी का यूनिट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। CGS में अगर आपसे पूछा जाता है तो CGS में इसका अर्ग होता है 1 अर्ग बराबर 7 का माइनस 10 का पावर -7 इक्वल जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर के तौर पर किसे जाना जाता है ब्लड ग्रुप को, यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर इसके अलावा अगर बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की अगर बात करें हम, तो AB पॉजिटिव जो होते हैं ब्लड ग्रुप वाले उन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर के तौर पर लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था यूनिवर्सल डोनर, तो ओनली ग्रुप ओ यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ विच मेटल। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वह मेनली टंगस्टन का बना होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, और इसमें गैस के तौर पर आर्गन गैस को फिल किया जाता है ताकि लंबे टाइम तक वह अपने टेम्परेचर को झेल सके और अपना जो लाइटनेस है वह दे सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिचुएटेड एट। जो IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वह मेनली बेंगलोर के अंतर्गत सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज लोकेटेड एट। जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैचू है इसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के तौर पर जानते हैं। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 के अंतर्गत किया गया था, और यह मेनली जो सिचुएटेड है वह नर्मदा रिवर के पास गुजरात के अंतर्गत यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। जो थर्ड पानीपत का जो लड़ाई लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, तो वह मेनली 1761 के अंतर्गत 1761 के अंतर्गत यहाँ पर लड़ा गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो थर्ड बैटल लड़ा गया था वो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु रिसीव द भारत रत्न अवार्ड 2019। जो भारत रत्न अवार्ड 2019 जो रिसीव किए गए थे, जिसमें भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख एवं प्रणब मुखर्जी तीनों को कलेक्टिव रूप में दिया गया था। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम। कबड्डी टीम में
कितने संख्या में यहाँ पर प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कबड्डी टीम में नॉर्मली 7 की संख्या में प्रत्येक में अवेलेबल होते हैं, 5 यहाँ पर रिजर्व होते हैं। 5 दोनों में 5 की संख्या में प्लेयर्स रिजर्व होते हैं। तो आपसे अगर रिजर्व पूछा जाता है तो 5, नॉर्मली अगर पूछा जाए तो 7 की संख्या में यहाँ पर कबड्डी टीम में प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं प्रत्येक टीम के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वन द नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया इन 2019? 2019 में भारत की तरफ से किसने नोबेल प्राइज जीता था? तो इसमें अविनीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से दिया गया था 2019 के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितने उम्र होनी चाहिए मिनिमम, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कंडक्टेड इन विच स्टेडियम। किस स्टेडियम के अंतर्गत मैक्सिमम नंबर्स में वर्ल्ड कप को टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाया गया है? तो इस केस में जो हमारा लॉर्ड्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टीम विन द फाइनल मैच ऑफ IPL 2020। IPL 2020 के फाइनल मैच को किसके द्वारा जीता गया था? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यहाँ पर अपने नाम कब किए थे। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी बैटरीज आर रिक्वायर्ड इन वन ICF कोच। एक ICF कोच में कितने नंबर्स में बैटरी की रिक्वायरमेंट होता है? तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में कौन सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड इन डीजल लोकोमोटिव्स। डीजल लोकोमोटिव्स में मेनली जो हमारे बोगी प्रयोग किए जाते हैं वो कोको टाइप्स के बोगी होते हैं, जिनमें हमारा 3 की संख्या में एक साथ बोगी में कनेक्टेड होते हैं। इन्हें ब्रेक ब्लॉक की अगर बात की तो दोनों तरफ से हमारा ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक बोगी में हमारा 12 नंबर्स प्लस 12 नंबर्स, टोटल डीजल लोकोमोटिव्स के अंतर्गत 24 की संख्या में हमारा ब्रेक ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 10 पार्टिंग ऑफ गुड्स ट्रेन हैपन ड्यू टू फ्लोइंग। निम्नलिखित कारण किससे 10 पार्टिंग गुड्स स्टॉक का होता है? जिनमें पहला है रॉन्ग ड्राइविंग टेक्निक्स के कारण, डिफेक्टिव मटेरियल्स के कारण भी हो सकता है, और जो हमारा स्टीप ग्रेडियंट होता है, हमारा ग्रेडियंट प्रॉपर नहीं होने का कारण भी हमारा जो 10 पार्टिंग का कॉजेज बन सकता है। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ CRC फ्रेट इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत CRC फ्रेट का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो करेंट 2024 की अगर बात करें हम तो 2024 के अंतर्गत CRC फ्रेट जो अभी करंट में है वह V हालदार, इनका CRC फ्रेट साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। जबकि ASR सिंकू जो दिया गया है यह करंट में साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर है। यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है V हालदार का, तो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का यहाँ पर गवर्नर पूछा गया है, करंट में कौन है? तो 2024 के अंतर्गत RBI गवर्नर करंट में शशिकांत दास है, शशिकांत दास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीच पैलेस DLW इज सिचुएटेड। DLW यानी जो बनारस लोकोमोटिव्स वर्क्स जो है यह मेनली बनारसी के अंतर्गत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के अंतर्गत अभी करंट में 2024 में कितने जोन्स अवेलेबल है? तो टोटल 17 जोन्स और 68 यहाँ पर डिविजन्स अभी करंट में अवेलेबल है। साउथ कोस्ट रेलवे जो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अभी करंट में वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल 17 जोन्स अवेलेबल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रश्न स्टार्ट होता है, जिनमें पहला प्रश्न पूछे गए थे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो खुद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्रॉम विच कोर्स ऑफ राजभाषा ग्रुप सी एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेनड। यानी ग्रुप सी कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए इनमें से किस कोर्स की आवश्यकता होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें हम कि कैटेगरी सी वाले जो कर्मचारी होते हैं, इनका जो मदर टंग होता है, मातृभाषा, वह या तो मराठी या गुजराती, बंगाली, उड़िया या आसामी होता है इनका मदर टंग। इनको प्रॉपर जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होता है, वह प्रवीण कोर्स को इनको कोर्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इनको होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल्स। 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया, इनमें से एकमात्र जो फॉरेन लैंग्वेज है वो नेपाली लैंग्वेज को शामिल किए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। राजभाषा अधिनियम जो 10 मई 1963 को पास किया गया था, इसका अमेंडमेंट की अगर बात करें संशोधन का, तो यह 1967 के अंतर्गत इनका संशोधन किए गए थे। यहाँ पर अमेंडमेंट पूछा गया तो 1967, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछे गए हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज को कब पास किया गया था, तो 10 मई 1963 को इनको पारित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय समिति जो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया, इनमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं। 20 लोकसभा से, 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं, और इनका चेयरपर्सन खुद सेंट्रल होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। यहाँ पर बात करें मेंबर्स का, तो 30 की संख्या में इनका मेंबर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, बी 30 नंबर्स में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इंस्ट्रक्टेड फॉर स्प्रेड ऑफ हिंदी। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुदेश दिया गया है। तो यह जो इंस्ट्रक्टेड किए गए हैं हिंदी के स्प्रेड ऑफ हिंदी के रिलेटेड, वो आर्टिकल 351 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने नंबर्स में भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज को शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्टेट वेस्ट बंगाल लाइज इन विच पार्ट ऑफ हिंदी। यानी जो एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज भारत को 3 रीजन्स, ए रीजन्स, बी रीजन्स, सी रीजन्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से वेस्ट बंगाल जो है वह सी रीजन्स यानी ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ सितंबर एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष के सितंबर के किस डेट को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगर आपसे वर्ल्ड हिंदी दिवस अगर पूछा जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे, तो यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।